जबकि क्षय वैगुण्य एक ऐसा विषय है जो रोग की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। रोग के होने में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो क्षय वैगुण्य है। अनुपम जी ने मुझे जो विषय दिया उसमें अभी प्रेजेंट पेंडेमिक के रिलेवेंस में कुछ बताना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार क्षय वैगुण्य को समझें तो फिर बहुत आसान हो जाएगा ये सब। देखिए, दो शब्द हैं इसमें। क्षय जो शब्द है वह अवकाशवाची है, आकाशवाची है, लेकिन क्षय साथ में पूरे पंच महाभूतों को रिप्रेजेंट करने वाला भी शब्द है। जैसे खादेश चेतना सष्टा धातुवा स्फुरता में क्षय जो है वो सभी पंच महाभूतों को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा क्षय जो है वो स्रोतस का कंपोजिशन है। स्रोतस जो है वो आकाशीय अवकाशीय रचनाएं हैं और क्षय उनका मुख्य आधार है। क्षय किसी भी द्रव को अव्याहत गति से, किसी बायोफ्लूइड को बॉडी में अनइंटरप्टेड मूवमेंट के लिए एक अवकाश चाहिए, एक रचना चाहिए जो उसको अवकाश देती है। और वह अव्याहत गति चाहे प्राकृत दोष की हो चाहे कुपित दोष की हो, अव्याहत गति होगी तो रोग नहीं होंगे, क्योंकि कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम से रोग नहीं होते हैं। यत्र संगः क्षय वैगुण्याद् व्याधि तत्रोपजायते। जहाँ क्षय वैगुण्य है वहाँ उन कुपित परिभ्रमित दोषों का संग होगा तो रोग उत्पन्न होने की प्रक्रिया का प्रारंभ होगा। कमेंसमेंट ऑफ द डिजीज जो है वो क्षय वैगुण्य से होता है। क्षय प्रकोप बड़ी स्वाभाविक अवस्थाएं हैं, वे नेचुरल इन्फ्लुएंसेस से भी होते हैं और क्षय प्रकोप का स्वाभाविक प्रशम भी होता है। लेकिन यदि प्रशम नहीं हो तो प्रसर होता है, और प्रशम नहीं होने के कई कारण हैं जिनसे प्रसर होता है। तो चरक और वाग्भट दोनों केवल क्षय प्रकोप प्रशम 3 अवस्थाएं लिखते हैं, लेकिन साथ में सुश्रुत जो है वो 6 पूरी अवस्थाएं लिखते हैं। तो उसमें तीसरी अवस्था प्रसर है, और उस प्रसर की अवस्था में वह प्रसरित दोष उस स्थान पर रुकते हैं जहां पहले से क्षय वैगुण्य। इसका मतलब क्षय वैगुण्य मैंडेट है, संग से पहले की एक अवस्था है जिसको हम क्षय वैगुण्य मानते हैं। अब वो क्षय वैगुण्य क्या होगा कि वह स्रोतस का जो फंक्शनिंग है, स्रोतस का जो फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस है, वो है स्रोतस का अयन और मोक्षण, और परिणाम आपद्यमान धातुओं का अभिवय। 3 प्रकार के काम हैं जो स्रोतस में होते हैं। और अयन के लिए, अयन केवल ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन इनटू द नेक्स्ट धातु नहीं है। अयन का मतलब सब्लाइमेशन है, उन्नत धातु को बनाना, जो क्वालिटेटिवली बेटर टिश्यूज को फॉर्म करना। अयन का मतलब ये है, और अंत में जाकर के उसका सत्व का निर्माण करना, ये अयन का अर्थ है। और मोक्षण का अर्थ वो है कि जो धातु उस अयन की प्रक्रिया में एलिजिबल नहीं है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो सकता है, जो धातु परिवहनीय नहीं है, जो धातु परिणमनीय नहीं है, जो ट्रांसफॉर्मेबल नहीं है, कन्वर्टिबल नहीं है, उसका मोक्षण करना। और उसके लिए हमारे पास में 13 प्रकार के स्रोतस की रचना चरक ने की है। 3 स्रोतस वो हैं जिनसे हम इस नेचर का या प्रकृति का आहरण करते हैं, प्राण, उदक और अन्न के रूप में। 7 वे स्रोतस हैं जिनसे हम इस प्रकृति को बायोफ्लूइड में कन्वर्ट करते हैं, जो जैव तत्व है उसमें कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि प्रकृति की जो ऊर्जा है वो महान है, ग्रॉस है। उसको हमें शरीर में
सटल ऊर्जा के रूप में या सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करना पड़ता है। और उस सूक्ष्म ऊर्जा के रूपांतरण के 7 स्टेजेज हैं जो रस से लेकर के शुक्र व स्रोतस तक संपन्न होते हैं। लेकिन इस बीच उन धातुओं में भी जब परिणमन की प्रक्रिया होती है तो कुछ मलों का निर्माण होता है, वे धातु मल कहे जाते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो आहार मल के रूप में, जिनको मूत्र, पुरीस और स्वेद कहते हैं। तो वो जो मूत्र, पुरीस, स्वेद है वे लास्ट के साथ 3 स्रोतस हैं। जो प्रकृति से हम आहार लेते हैं वो शुरू के 3 स्रोतस हैं, और बीच में वे स्रोतस हैं जो आहार का परिणाम आपद्यमान धातुओं का अभिवहन करते हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया स्रोतस के बारे में। अब वैगुण्य क्या है कि देखिए, स्रोतस के ये जो 3 प्रकार के कार्य हैं, अयन, मोक्षण और परिणाम आपद्यमान धातुओं का अभिवहन, ये तीनों फंक्शन यदि कहीं रुक जाते हैं तो वो अव्याहत गति नहीं रहती है। चरक का चिकित्सा स्थान 28 का 4था श्लोक बताया गया है कि अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थ प्रकृतौ स्थिता। ये 3 रिक्वायरमेंट है हेल्थ की। जीवे वर्ष शतम, वीत रोग होकर के या रोग मुक्त होकर के 100 साल तक जीने के लिए ये 3 अवस्थाएं बहुत आवश्यक हैं। पहली है कि अव्याहत गतिर्यस्य, अव्याहत गति का चक्रपाणी ने किया है कि अपरित्यक्त स्वमार्ग है। हर एक धातु का अपना एक स्वमार्ग है। हर एक दोष का, हर एक अनुक्त स्रोतस में भी अनेक प्रकार के अनुक्त द्रव्य हैं, वे उनके स्रोतो मार्ग हैं, स्वमार्ग है। वो स्वमार्ग से अभिवाहित होने चाहिए। अगर वो स्वमार्ग से अभिवाहित नहीं होते हैं तो ये भी उस अव्याहत गति को इंटरप्ट करने वाले हैं। फिर दूसरी बात, अव्याहत गति जो है वो चाहे प्रकुपित दोष की हो चाहे समदोष की हो, अव्याहत गति तो रहनी ही चाहिए। अव्याहत गति नहीं होगी तो समदोष भी आगे जाकर के मलीभूत, जो आबाद करा, मला आबाद करा जो दोष भी, ये तो जीवन तो एक बहती नदी की तरह से है, इसमें सब कुछ बहना चाहिए। और बहने की जो प्रक्रिया है वो स्रोतस के माध्यम से पूरी होती है। और उसमें जो कुछ स्टैग्नेंट हो जाता है, जिसका अवरोध हो जाता है, जिसका संग हो जाता है, वो मल बन जाता है। उसको हम मल संज्ञा कहते हैं। वो आबाद कर होता है, वो उसको गति को इंटरप्ट करने वाला होता है। दूसरी बात, प्रकृतौ स्थित, उस दोष का अपना एक प्राकृत स्वरूप है। उस प्राकृत स्वरूप में उसके जो गुण हैं वे समान रूप से हों, उसके कर्म जो हैं वे समान रूप से हो, उसकी मात्रा समान हो, उसका स्थान स्वस्थान हो, तो वह दोष जो है वो प्रकृति में स्थित होना चाहिए। इसलिए वो अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म करता रहे। अगर वह दोष जो समान नहीं है तो फिर प्रकृति में स्थित नहीं है, तो वह दोष जो है वो स्थानस्थ तो कम से कम होना चाहिए। विष आचार्य कहते हैं कि विरुद्धैरपि नत्वैतै गुणै गृह्णन्ति परस्परम सहज संसिद्ध सात्म्यत्वात् विषम घोर महीनिव। चरक चिकित्सा 26 त्रिमर्मी अध्याय, उसके लास्ट में एक श्लोक है कि यदि दोष विरुद्ध है, विष है, और यदि वो स्वस्थान में है तो वैसे ही नुकसान नहीं कर सकता, हानि नहीं कर सकता जैसे सर्प को सर्प का विष नहीं मार सकता। तो इसलिए स्थानस्थ होना चाहिए। मलों का शरीर में अपना स्थान है, धातुओं का अपना स्थान है, दोषों का अपना स्थान है, तो वो अपना स्थान भी होना चाहिए। तो ये जो 3 रिक्विजिट्स हैं, 3 प्री रिक्विजिट्स हैं हेल्थ के लिए, इन तीनों प्रक्रियाओं को पूर्ति करने वाला जो तत्व है वो स्रोतस है। और स्रोतस भी तब है कि जब वो विगुणित नहीं है या उसमें जो अवकाश है वो बराबर
जो रिक्वायर्ड स्पेस है वो बराबर उसमें मिल रहा है। ये स्रोतस में आते कहाँ से हैं? ये दोष कहाँ से स्रोतस में आते हैं? आचार्य चरक गृहिणी अध्याय, गृहिणी की चिकित्सा में कहते हैं कि व्यानेन रस धातु ही विक्षेप उचित कर्मणा, उचित कर्म विक्षेप व्यान के द्वारा अगर होता है तो युगपत ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स आर फेड इन वन टाइम। युगपत साइमल्टेनियसली एक साथ सारे सेल्स का पोषण होता है और सर्वतो एंटायरली केस से लेकर के नख तक सब जगह उसका पोषण होता है और अजस्रम कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली होता है और सदा फॉर द होल लाइफ टाइम होता है। लेकिन यदि वह क्षिप्यमान रस क्षयवैगुण्य है तो वहां पर उसका संग हो जाता है और संग होता है तो वैसे ही वो व्याधियां उत्पन्न करता है जैसे बादल के कहीं रुकने से या कोई लो प्रेशर जोन बनने से बरसात होती है। ये चरक का कहना है। सुश्रुत भी यही बात कहते हैं कि गोपिता नाम भी दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संगत क्षयवैगुण्यादि तत्र उपजायते। गोपित दोष भी होंगे तो भी उनका शरीर में परिधावन होता रहना चाहिए। यदि उनका क्षयवैगुण्य के स्थान पर रुकने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो रोग की प्रक्रिया शुरू होती है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण आचार्य चरक कहते हैं कि तदेतत् स्रोतांसि प्रकृति भूतत्वा न विकारे सृज्यते शरीरम। यदि स्रोतस प्रकृति भूत है तो रोग होने की कोई संभावना ही नहीं है। चरक विमान 5 में चरक कहते हैं कि स्रोतस यदि प्रकृतिभूत, और इतनी प्रतिज्ञा के साथ कहते हैं कि स्रोतस यदि प्रकृतिभूत हैं तो विकार होने की कोई संभावना नहीं। क्यों? कि उस स्रोतस में अव्याहत गति होती रहेगी तो वो अपने अपने स्वमार्ग से कहीं न कहीं से निकल जाएंगे, उनको कहीं न कहीं मोक्षण हो जाएगा या अयन होता रहेगा या फिर वो रोग उत्पन्न करने की क्षमता में नहीं होंगे। जब और मॉडर्न में भी यही कहते हैं स्टैग्नेंट फ्लूइड्स कैन कॉज द डिजीज। जो फ्लूइड्स स्टैग्नेंस होता है, और आचार्य सुश्रुत तो इसको और भी डिटेल करते हैं। वो कहते हैं कि स्रोतस के 3 मॉनिटरिंग फंक्शन होते हैं। एक है शब्द संतान, एक है अर्ची संतान, एक है जल संतान। मतलब फ्लूइड इसका कारण है कि वो स्रोतस में परिणाम और अव्याहत गति से परिवहन का काम फ्लूइड के द्वारा होता है, लेकिन परिणमन का काम अर्ची संतान से होता है और स्रोतस का स्वयं का जो विक्षेपण का काम है वो शब्द संतान से या वायु के कारण से होता है। अर्ची मीन्स पित्त, जल मीन्स कफ और शब्द मीन्स वायु का एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो स्रोतस की परिवहन प्रणाली को मॉनिटर करता है। और वो कहता है कि सर शब्द शब्द अर्ची जल संतान अणुना विशेषण प्रधावती हो केवल शरीर। संपूर्ण शरीर में वो अणुरूप होकर के जो प्रकृति स्थूल प्रकृति है उसको अणुरूप करके और वो संपूर्ण शरीर में प्रवाहमान करता है। अब बहुत सारे लोगों को कुछ कंफ्यूजन है कि संग और क्षय वैगुण्य में क्या अंतर है। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्षय स्रोतस का, क्षय वैगुण्य जो है वो स्रोतस का विषय है और संग जो है वो दोष का विषय है। दूसरी बात, क्षय वैगुण्य जो है वो संग से पहले का प्री रिक्विजिट स्टेज है। संग होने के लिए क्षय वैगुण्य होना आवश्यक है। तीसरी बात, स्रोतस के संग के अलग अलग लक्षण हैं और जिस स्रोतस में जैसा संग हुआ वैसी वैसी व्याधियां होती हैं। ज्वर भी संग से है, कामला भी संग से है, तो उन सब के लक्षण अलग हैं। कुष्ठ भी, जैसा अभी मनोज जी ने बताया कि कुष्ठ में अनेक स्थानों पर एक साथ संग होता है, बहुत सारे लोगों में अनेक स्थानों पर एक साथ संग होता है। तो उन स्थान विशेष के कारण से, उन दोष विशेष के कारण से, उस स्रोतस विशेष के कारण से संग के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन क्षय वैगुण्य एक साइलेंट प्रोसेस है। क्षय वैगुण्य में इस प्रकार का स्रोतो विशेष नहीं है, दोष विशेष नहीं है। क्षय वैगुण्य एक प्रकार है
एक विकृति है जो बड़ी साइलेंटली होती है, और यही प्रॉब्लम है कि हम क्षय वैगुण्य को डायग्नोज करने में असमर्थ हो जाते हैं और रोगक्रांत होने के बाद में, संग होने के बाद में, व्यक्ति होने के बाद में उसको देख सकते हैं। दूसरी बात, संग जो है वो साम दोष होना आवश्यक है, लेकिन क्षय वैगुण्य में कोई सामता की आवश्यकता नहीं। संग जो है वो एक्यूट और फास्ट प्रोग्रेसिंग फिनोमिना है, और क्षय वैगुण्य जो है वो एक साइलेंट और बड़ा लॉन्ग टर्म रहने वाला एक प्रोसेस है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें क्षय वैगुण्य 40 साल तक चलता रहता है। प्रमेय प्राग अति भूयस्वा, प्रमेय तब होता है कि जब 40-50 साल के बाद में डायबिटीज होती है, डीएम। वो कब, किसके कारण से कि पहले बहुत लंबे समय तक इन हेतुओं का अति सेवन किया गया और ऐसा रिपीटेडली किया गया, तब जाकर के तथाविध शरीरेषु प्रमेयम क्षिप्रम उच्यते। तो प्रमेय जो है वो क्षिप्र, उस समय क्षिप्र हो गया। तो इसमें बहुत लंबा, इसी तरह से नीचे गुल बहुत लंबे समय लेता है, कैंसर बहुत लंबा समय लेता है। तो ये बहुत सारी व्याधियाँ बड़े लॉन्ग क्षय वैगुण्य की हिस्ट्री वाली होती हैं। अब इसके बारे में एक बात और अभी क्लियर कर लेनी चाहिए कि स्रोतस केवल परिणाम आपद्यमान धातुओं का अभिवहन करते हैं, परिणाम प्राप्त धातुओं का अभिवहन नहीं करते। चक्रपाणि दत्त बड़ा स्पष्ट करते हैं कि इस धातु दो प्रकार के होते हैं, एक मार्गक धातु होते हैं और एक स्थायी धातु। जो स्थायी धातु है वो आगे मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा। जो स्थायी धातु है वे आश्रय है, वे अवयव है। जो ऑर्गेनाइज्ड हो गया है टिश्यू वही ऑर्गन है, और जो अभी परिणाम आपद्यमान है वो उसका फ्यूल है। वो जैसे ही परिणाम को प्राप्त होगा वैसे ही उसका श्रवण होगा या इन्फिल्ट्रेशन होगा, परमिएशन होगा, ओजिंग होगा, ऑस्मोसिस होगा। अलग अलग स्रोतस की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ सरफेस टेंशन से ही क्या है कि रिलीज कर देती है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्रोतस की जो प्रक्रिया है वो केवल डिस्पेंसिंग सिस्टम है, लाइफ डिस्पेंसिंग सिस्टम है। वो लाइफ का जो फ्यूल है, लाइफ का जो बहुत एनर्जी है उसको डिस्पेंस करती है, और वो श्रवण के माध्यम से करती है। इसमें धमनी की तरह से धमन या सिरा की तरह से शरण नहीं होता है, ये श्रवण होता है। श्रवण का मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा जैसा बन गया वैसा वैसा डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। और जो स्थायी धातु है वे आश्रय हैं, स्थानस्था आश्रया। जो स्थानस्थ हो गए हैं, जो अब फॉर्म हो गए हैं, जिनको अब परिणाम में नहीं जाना है, वे धातु जो है वो अवयव का निर्माण करते हैं। अब एक बात थोड़ा सा स्रोतस को और समझ लीजिए। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा स्रोतस के बारे में। स्रोतस बहुत बड़ी रचनाएं हैं, लेकिन स्रोतस हमारा एक बड़ा मौलिक चिंतन है। कोई भी दूसरा मेडिकल साइंस स्रोतस के बारे में नहीं बताता है, हम बताते हैं स्रोतस के बारे में। स्रोतस क्या है कि वो रिसीवर है। पहली बात किसका? नेचर का। नेचर में क्या रिसीव करता है कि प्राण, उदक और अन्न, और इसके माध्यम से वो सोम, सूर्य और अनिल का ही आहरण करता है, जो विसर्ग आदान विक्षेप की क्रियाओं को शरीर में वात, पित्त, कफ के रूप में करेंगे, क्रमशः कफ, पित्त और अनिल के रूप में करेंगे। तो इसलिए पहली बात स्रोतस रिसीवर है। दूसरी बात ट्रांसफॉर्मर्स है। उस मेगा एनर्जी को, उस लोक की एनर्जी को इस पुरुष के लिए लायक बनाते हैं। तो वो डाइल्यूटर्स है, उस एनर्जी के डाइल्यूटर्स है। क्यों? कि स्रोतांसी दीर्घाणी आकृत्या प्रतान सदृशानी च। आप बाहर देखते हैं ट्रांसफॉर्मर का यही काम है। ट्रांसफॉर्मर जो है वो 11,000-33,000 किलोवाट की जो लाइट है, बिजली है, उसको कुछ किलोवाट में, 5 किलोवाट में डोमेस्टिक लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो जो एक तरह से ये वही सिस्टम है कि वो जो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनर्जी,
या बॉडी के लिए बायोलॉजिकल कन्वर्जन, बायोलॉजिकल डाइल्यूजन ऑफ द एनर्जी, वो स्रोतस का काम है। और स्रोतस जो है वो इस प्रकार से दीर्घ होते हैं और प्रतान सदृश, दीर्घ शरीर तो बहुत दीर्घ नहीं हो सकता, तो उसको ट्रेवल करने के लिए बहुत लंबा रूट चाहिए, तो वो क्या है कि कॉइल्ड हो जाते हैं, स्पाइरल हो जाते हैं। तो स्पाइरल ये आप देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में भी ऐसे ही स्पाइरल जो है वो बेंडिंग होती है, जिससे उसको लंबा ट्रेवल करवा करके उसको डाइल्यूट किया जाता है। और जो नहीं, अल्टीमेटली उसका जो मल होता है वो ऑयल में डूबी हुई रहती है प्लेट्स, तो उसमें इमर्स हो जाता है। तो स्रोतस का यही काम है। तीसरी बात, स्रोतस में नेचर ट्रेवल करता है और पहले अन्न बनाता है, अन्न का प्राण बनाता है, प्राण का मन बनाता है, मन का ज्ञान बनाता है और ज्ञान को आनंद में कन्वर्ट करता है। ये नेचर जो है वो अन्न को आनंद बनाने वाली एक प्रक्रिया ये स्रोतस में होती है। दूसरा, डिस्पेंसर ऑफ द लाइफ है। ट्रिलियंस ऑफ द सेल वन टाइम जो है कंसिस्टेंटली फॉर द होल लाइफ टाइम, प्राण उनमें यूनक्तिक प्राणी नाम प्राण सौणितम वर्तते। हर एक सेल को प्राण से जोड़ना, जीव से जोड़ना, यह सेल का काम है। लास्ट में एलिमिनेटर्स ऑफ द वेस्ट, जितने भी स्रोतस में परिणामी या अभिवाहन करने योग्य धातु नहीं हैं, जो आबाद कर हैं, जो संचित हो गए हैं, जो अब आगे जाकर के ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, उनका जो शॉर्टेस्ट रूट है उससे उसका मोक्षण कर देते हैं, चाहे वो श्वेत के रूप में, चाहे मूत्र के रूप में, या पुरुष के रूप में, या इंद्रिय मलों के रूप में। ये बात वही है जो मैंने आपको बताई। ये मैंडेट ऑफ हेल्थ है, अनइंटरप्टेड मूवमेंट्स ऑफ द बायोफ्लूइड, अव्याहत गति स्थानस्था प्रकृतो स्थित वायु। ये वायु के लिए कहा गया, सही। आप प्रश्न कर सकते हैं कि ये तो वायु के लिए कहा गया है, लेकिन ये वायु ही है जो बाकी दोषों को ले जाता है। इसलिए ये बात केवल वायु के लिए नहीं है। वायु जिनको नेता है, वायु जिनका आनयन करता है, जिनका क्षेपण करता है, उन सब फ्लूइड्स के बारे में भी यही बात है। तो ये बात आपने हर एक चीज़ का एक अनइंटरप्टेड मोमेंट होना चाहिए, डेजिग्नेटेड चैनल्स और साइट्स में होना चाहिए, डेजिग्नेटेड फंक्शनिंग होना चाहिए। यही हेल्थ का मैंडेट है। उसके बाद में यही बात मैंने पहले बता दी थी कि तदेतर स्रोतांश प्रकृति भूतत्वा न विकारे रूप से शरीर। अब क्षयवैगुण्य के कारण क्या है? देखिए, आचार्य चरक रसायन अध्याय के पहले अध्याय के दूसरे पाद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं जो हम भूले ही बैठे। वो कहते हैं सर्वे ही दोषा ग्राम्याहारात् भवन्ति। जैसे जैसे हमने अर्बनाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे डेवलप होता गया, वैसे वैसे वो ग्राम्य आहार जो है वो रोगकारी होता गया। पहले कोई संग्रह नहीं था, कोई परिग्रह नहीं था, कोई संचय नहीं था, है ना। सुबह जाते थे, जंगल में जाते थे, अपना खाना खाने की भूख लगे के समय कुछ तोड़ के खा लेते थे। फिर संचय होने लगे, संचय से आलस्य हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ वो तो आप जानते हैं, जनपदोदंश में और भी विस्तार हो गए। लेकिन उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि आहार में विगुणता हुआ। सबसे पहली बात कि मातृ पितृज भावों में प्रॉब्लम हुई, बीज दोष हो। कई क्षयवैगुण्य जो है वो बीज से आते हैं। जातक प्रमेही मधुमेही नोवा, तो मधुमेह जो है वो बीज दोष से आता है। इसका मतलब उस संतान में बीज दोष है। अगर आपने कभी पढ़ा है सूत्र स्थान 26 चरक का, तो उसमें वो कहते हैं विरुद्ध आहार भी इसी तरह का बीज दोष उत्पन्न करता है। विरुद्ध आहार में दोष अस्त्राव्य होते हैं। दो इतना व्यभिचारी कारण है, इतना दुर्बल कारण है कि उसके जन्म में तो उस पुरुष को कोई रोग होता ही नहीं है, लेकिन संतान दोषस्य तथैव, उसके संतान में रोग होते उत्पन्न होते हैं। तो विरुद्ध आहार की इतनी लंबी क्षयवैगुण्य की परंपरा है। तो विरुद्ध आहार से होते हैं, मातृ पितृ भाव से होते हैं, आहार के वैगुण्य होते हैं,
फिर रसादि, सुश्रुत कहते हैं 19 चैप्टर में कि स्थौल्य और कार्य दोनों रस निमित्त है। तो कार्य की अवस्था भी क्षय वैगुण्य का कारक है और स्थौल्य की अवस्था चरक, फिर सूत्र स्थान 21 में कहते हैं वो भी क्षय वैगुण्य का कारण है। ये अव्याहत गति को रोकने वाले कारण हैं दोनों के दोनों। यदि, और इसको मैं आपको रेफरेंस दूंगा आगे, इसी तरह से पूर्व व्याधि कृत दौर्बल्य निवृत्तो पुनर्व्याधि स्वल्पेन आयाति हेतुना, चरक चिकित्सा 30 में मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा। थोड़े से कारण से निवृत्त व्याधि, जो क्या है कि पूरी तरह से हम करते क्या है, रोगों को मैनेज करते हैं, एक्यूट स्टेज को मैनेज करते हैं, संप्राप्ति विघटन या प्रकृति स्थापन नहीं करते। और प्रकृति स्थापन नहीं करता, टोटल रिवर्सल ऑफ द डिजीज नहीं होता, कार्यम धातु साम्यम रोगोपशमनम नहीं होता, जिसमें मन बुद्धि इंद्रिय अव्यापत्ति तक नहीं होता, जिसमें मलों का मोक्षण समय पर नहीं होता, बस केवल बुखार नहीं, ज्वर मोक्ष हो गया है, पैरासिटामोल दिया और बुखार नहीं। तो इसके बाद में क्या है कि थोड़ी एंटीबायोटिक दे दिया तो चलो 5-7 दिन 10 दिन नहीं, महीने भर नहीं है, 2 महीने नहीं, लेकिन रोग की संप्राप्ति का विघटन नहीं हुआ है। और संप्राप्ति का विघटन नहीं हुआ है तो बहुत सारे रोगों में ऐसी स्थिति बताई गई है। चिकित्सा की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो मॉडर्न में और आयुर्वेद में, सब जगह केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में वो व्याधि जो है वो अपने जन्म से लेकर के और कुछ देर ट्रेवल करती है और उसको वहाँ पर या तो स्टैग्नेंट कर दिया जाता है या उसका पूरा अयथावत उपचार। बहुत सारे रोगों में हम देखते हैं एक निदान ये भी है कि अयथावत चिकित्सा। तो अयथावत चिकित्सा पहले तो पंचकर्म होते थे, शोधन होते थे या इस तरह के संसर्जन क्रम होते थे, तो वो उस ढंग से लिखा है। लेकिन अब भी तो कुछ न कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो व्याधि के संपूर्ण ट्रीटमेंट के लिए वो नहीं हो रहे, इसलिए ऐसा होता है कि ये भी क्षय वैगुण्य का कारण है। एक और कि अभी निदान के भी 4 भाग होते हैं। जामनगर परंपरा में ध्यानी जी ने एक निदान पंचक नाम करके छोटी सी बुक लिखी है, उसमें वो कहते हैं कि अग्निमान्य कर निदान के 4 वर्ग कर दिए उन्होंने, कि एक अग्निमान्यकर हेतु है, एक दूष्य दौर्बल्यकर हेतु है, एक श्रोतोमुष्टिकर हेतु है और एक दोष प्रकोपक हेतु है। तो जो दूष्य दौर्बल्यकर हेतु हैं उनके फिर 2 भाग है, वो कुछ क्षय वैगुण्यकर भाग है और कुछ, क्योंकि आहारश्च विहारश्च यच्चा दोष गुण सम धातु भी विगुणश्चापि स्रोतांश प्रदुष्ट, स्रोतांश एवं प्रदुष्टा, स्रोत से ही प्रदुष्ट हो जाते हैं। एक स्रोत दूसरे को कंपनसेट कर सकता है, लेकिन कब तक, जब तक कि उसकी क्षमता है। लेकिन एक स्रोतस में यदि बीमार गमन या अति प्रवृत्ति या संग हो गया तो दूसरा जो उसका नेबरिंग स्रोतस है वो डेफिनेटली क्या है कि विगुणित हो जाएगा। तो स्रोतांशी स्रोतांशे वो ऐसा धातव है धातवश्य, तो धातु धातु को दुष्ट करते हैं, स्रोतस स्रोतस को दुष्ट करते हैं, ये भी एक कारण है। फिर चरक के शोष निदान में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि साहस विस्मासन और ये क्या नाम से वेग विधारण और धातु क्षय। तो साहस और वेग विधारण तो क्षय वैगुण्य के कारक हैं, और किसी भी साइंस में वेग विधारण को इंपॉर्टेंस नहीं दी। हमने तो पूरा एक चैप्टर लिखा कि वेग विधारण से जो उदीर्ण वेग हैं, जो च्युत वेग हैं, वो स्वस्थान में रहते हैं तब तक तो मल स्वीकार्य है, लेकिन स्वस्थान से च्युत या प्रवृत्त हो गए हैं, उदीर्ण हो गए हैं, तो उनका विधारण तो विष के समान है। और बहुत सारी हमारी कॉमन पब्लिक ये बात जानती नहीं है। सुबह 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में उठने का टाइम होता है, 8 बजे उठते हैं, तब तक 4 घंटे वेग विधारण बहुत सारे लोग करते हैं, 2 घंटे तो 90% करते हैं। तो ये जो वेग विधारण है ये क्षय वैगुण्य का बहुत बड़ा कारण है। और साहस
बलार्थ व्यायाम होना चाहिए, स्थैर्य के लिए होना चाहिए। लेकिन जिम में जाते हैं एब्स बनाने के लिए, तो वहाँ पर वो साहस है, वो भी क्षय वैगुण्य का कारण है। इसी तरह से बहुत सारे लोग बहुत लंबे स्टेइंग करते हैं और कंप्यूटर पर गर्दन झुका करके लगातार देखते जाते हैं, तो वो भी एक स्थिति है ऐसी। इसी तरह से अभिघात, जो वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, वे सब क्षय वैगुण्य के कारण हैं। इसको आचार्य बहुत स्पष्ट करते हैं रसायन पाद में कि शरीर दोषा भवन्ति ग्राम्याहारा, अम्ल लवण कटुक क्षार शुष्क शाक मांस तिल पलल पिष्टान्न भोजनानि विरूढ़ नव शूक शमी धान्य विरुद्ध अशात्म्य, ये सब भोजन और बहुत सारे ऐसे भोजन जो हम प्रभुत मात्रा में करते हैं। उसके अलावा व्यायाम संक्षोभित शरीराणा, विषम अतिमात्र व्यायाम संक्षोभित शरीराणा, और भय क्रोध शोक लोभ मोह आयास बहुलाना, ये सब क्षय वैगुण्य के हेतु हैं। ये धीरे धीरे क्षय वैगुण्य करते। अतो निमित्तम, और क्षय वैगुण्य की प्रोसेस क्या है कि अतो निमित्तम ही शिथिली भवन्ति मांसानि विमुच्यते संदया विदयते रक्तम विष्यन्ते चानल्पम मेदः न संधीयते अस्थिसु मज्जा शुक्रम न प्रवर्तते क्षयमुपेत्योति। ये उसका एक प्रोसेस है। देखिए आचार्य कहीं कहते हैं, मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि सदाशिव शर्मा जी ने अपने उसमें दिया है कि रस तो अवश्यमेव दूष्य, रस जो धातु है वो हर एक रोग का आवश्यक रूप से धातु दूष्य है, और इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो मांस से शुरू होती है। तो क्षय वैगुण्य का कारण ये ज़्यादा बड़े कारण हैं, मांस, अस्थि, संधि, रक्त, मेद, मज्जा और शुक्र और ओज। तो रस को यहाँ नहीं गिनाया है, लेकिन रस तो सभी धातुओं का कारण है, सभी रोगों का कारण है, क्योंकि रस का ही तो शब्दार्थ जल संतानवत् अणुना विशेषण, रस ही तो परिधावन करता है, रस ही तो है जो क्या है कि उस अंतिम परिणाम सत्व तक पहुंचाएगा। ये बीज दोष से होने वाली प्रक्रिया का एक एग्जाम्पल है चरक चिकित्सा 6 का 57, जो आप जानते हैं। इसी तरह से क्षय वैगुण्य और कोविड के संदर्भ में अनुपम जी का विशेष आग्रह था कि कोविड के संदर्भ में देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इंडिया अभी कोई वर्ल्ड का स्टेटिस्टिक्स निकल के आया नहीं। कोरोना पॉजिटिव केसेज में जो मॉर्टेलिटी हुई है, जो सीवियरिटी है, जो उसकी इन्फेक्शन रेट है, जो उसकी रिकवरी रेट है, उसकी बहुत अच्छी स्टेटिस्टिक्स अभी निकल के आई। लेकिन इंडिया में मैंने कहीं पढ़ा था, एक पेपर आया, उसमें 43% ऑफ द पर्सन डाइड विद द कोरोना, है ना, विच वाज नॉट हैविंग द एनी कोमॉर्बिडिटी। लेकिन 57% ऑफ देम कोमॉर्बिडिटी वाले थे। और वो जो कोमॉर्बिडिटी क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझने की मैं निवेदन करूंगा कि एक हमारे यहाँ लीन दोष की अवस्था है। व्यायामात् ऊष्मणस्तैक्ष्ण्यात् हितस्य अनवचारणात् कोष्ठात् शाखा मलायांति द्रुतत्वान् आरुतस्य, ये कोष्ठ से शाखाओं में गमन की स्थिति है। लेकिन तत्रस्थाश्च विलंबन्ते, रोग तुरंत उत्पन्न नहीं होंगे, वहाँ जाकर के वो रुक जाएंगे, रोग उत्पन्न करने में डिले करेंगे, और डिले भी 30-40 साल का भी हो सकता है। क्यों? कि वे व्यभिचारी हैं, वे इतने दुर्बल काज हैं कि वे रोग उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन लेटेंसी में जा सकते, लेटेंट हो सकते, लीन दोष के रूप में रह सकते, अस्त्राव्य। और वे जो लीन दोष हैं वो तत्रस्थाश्च विलंबन्ते भूयो हेतु प्रदीक्षिणा है, दे आर इन वेट टू गेट पोटेंशियल फ्रॉम द अदर ट्रिगर काजेस। वो कोई प्राधानिक कारण या सन्निकृष्ट विकृष्ट कारण ढूंढते, अनुगुण देश और अनुगुण काल ढूंढते हैं। नादेश काले कुप्यन्ति भूयो हेतु प्रदीक्षिणा, अनुगुण देश और अनुगुण काल ढूंढते हैं, तब जाकर के रोग होते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वर्ल्ड की
अभी बाहर की दुनिया का डाटा नहीं है, लेकिन वहाँ देखेंगे जहाँ पर USA, इटली, स्पेन, UK और फ्रांस ये मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज, और वहाँ पर जो फर्टिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पर कवरिंग हॉस्पिटल्स जो है वो उसको कवर नहीं कर पा रहे। तो कारण क्या है उसका कि वहाँ कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा, लीन दोष अधिक है। लीन दोष क्यों हैं कि वो लीन दोष जो है वो किसी भी व्याधि का ट्रीटमेंट उन्होंने पूरा किया नहीं, अभी भी निवृत्त व्याधि जो है वो कुछ अल्प दोष शेष है। दोषो अल्पो अहित संभूतो जुरो सृष्टस्य वापो, अल्प दोष बचे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को, या फिर जिसको डायबिटीज है, या जिसको हाइपरटेंशन है, या कोई कार्डियोप्रोटेक्टिव ड्रग ले रहा है, जिसका लिवर फेल्योर है, जिसका रीनल फेल्योर है, जो पहले से किसी सीवियरिटी में फंसा हुआ है, उन लोगों को डेथ ज़्यादा है। तो कारण क्या है कि उनमें पहले से कोई ना कोई रोग जो है वो बना हुआ है। अब ये तो केवल पुनरावृत्ति हुई, निवृत्तों की पुनर्व्याधि। फिर दूसरी भी स्वल्पेन आयाय पेट में, बहुत सारे आहार हमारे ऐसे हैं जो मूलतः विष नहीं है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से उनको सूट नहीं कर रहे हैं और वो विष है। अब पोते के साथ में दादा भी जो है वो पिज्जा खा रहे हैं, तो उस दादा के लिए वो विष है, पोते के लिए हो सकता है कि वो आहार हो, लेकिन उसके लिए वो दूसरी विष है। तो स्वल्पे ना पाए हेतु ना, और वो कहते हैं कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो थोड़ा सा ही हेतु है उसमें। क्यों कि वो कहाँ से चला है, कब बना है, कितने दिन पुराना है, वो दादा के लिए वो सुटेबल नहीं। तो स्वल्पे ना भी हेतु ना, और क्षीणे मार्गी कृते देहे, बॉडी इज ऑलरेडी वल्नरेबल। तो स्रोतस जो है, मार्ग है, वो पहले से क्षीण है और पहले से विगुणित है, और उनमें लीन दोष, अल्प अवशिष्ट दोष पहले से उपस्थित है। और ऐसी स्थिति में विष वृक्ष अनिल संस्पर्शात्, ऐसा कोई टॉक्सिन, चाहे वो अनिल संस्पर्श से हो, चाहे वृक्षादि के संस्पर्श से हो, वृक्षादि मतलब भोजनादि के संस्पर्श से हो, तो वो उसका संस्पर्श हो जाए तो वो प्राधानिक कारण जिसका वो प्रतीक्षा कर रहे थे, भूयो हेतु प्रतीक्षण है, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो मिल गया। और उस पेशेंट में गदापचार, अभी बहुत सारी बहस इस बात पर हो रही है कि HCQS देना चाहिए, कोई कहता है नहीं देना चाहिए, कोई कहता है इससे मॉर्टेलिटी बढ़ती है, कोई कहता है इससे कोई मतलब का नहीं है, कोई कहता है नहीं ये तो बहुत आवश्यक है। तो ये गदापचार है। बहुत सारे रोगों में बहुत सारी औषधियाँ अनावश्यक रूप से बिना किसी मतलब एविडेंस बेस के कोरोना में दी जा रही है, जिनके कारण से लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये गदापचार है। और अयथावत चिकित्सा का क्या स्वरूप है, अभी आप देख सकते हैं कि चिकित्सा क्वारंटाइन कर दी। क्वारंटाइन के बाद में क्या होगा, उसका खाना पीना कैसा होगा, जो उसका पथ्य व्यवस्था है, क्या उसको तर्पण मिल रहा है, क्या उसको क्या है कि गर्म से स्वेदन स्नेहन हो रहा है, क्या उसको किसी प्रकार के दोष की आगे नहीं बढ़ने की प्रक्रिया के लिए कोई बात वगैरह दिया जा रहा है, नहीं है। तो ये अयथावत उपचार है और अल्टीमेटली उसका शोणित जो है वो दुष्ट हो रहा है। अभी प्रदुष्ट बहुत शोणितम शोणित दुष्टि हो रही है। इसलिए अब एक नई कोरोना में एक और नई स्टेज कल परसों मैंने पढ़ी है कि उसमें वो ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस कर रहा है कि जिसके कारण से बहुत आगे जाकर के सीवियर फेटल कुछ कॉग्निशन की डिजीजेज हो रही है, कुछ सेंसरी और कुछ मोटर डिजीजेज हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ये क्षयवैगुण्य की स्थितियाँ हैं। ये वो श्लोक पहले बता चुका हूँ आपको
कि निवृत्तो पुनर्व्याधि स्वल्पेनायापि हेतुना क्षीणे मार्गी कृते देहे शेष सूक्ष्म इवानता। एक चिंगारी भी बच जाती है तो आग भड़क सकती है। तो ऐसी चिंगारियां बहुत सारी पड़ी है हमारे पेशेंट्स में। रेमिनेंट्स स्टे इन लेटेंसी, जो दोष है उसका जो रेमिनेंट है, जो अनट्रीटेड है ना, दोष जो ट्रीटमेंट के लिए दोष का 25% दोष जो है वो समन हो गया, 75% दोष जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होकर के पड़ा हुआ है। तो रेमिनेंट्स स्टे इन लेटेंसी विच और ट्रिगर्स की इंतजार कर रहा है, और जब भी उसको आएगा कोई ट्रिगर तो वो न्यू वर्जन से आएगा। ये कोरोना में कितने सारे स्टेजेस बदल गए, कितने सारे लक्षण बदल गए। क्यों कि हर बार जब कोई रोग पुनरावृत्ति होता है तो वो नए स्वरूप में आता है, और नए स्वरूप में इसलिए आता है क्योंकि क्षय, वृद्धि, स्थान संश्रय तक की अवस्थाएं तो पहले हो चुकी हैं, अब व्यक्ति की अवस्था होनी है वो भिन्न है, और उसका प्रोग्नोसिस खराब हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट की कोई अवस्था भी नहीं है। इंडिया में हमारे क्या एक पॉजिटिविटी क्या है, देखिए हम चाहे उसको कोई श्रेय आयुर्वेद को देना चाहें या नहीं देना चाहें, लेकिन ये बात निश्चित है, मैं भी क्लिनिक चलाता हूँ और कम से कम इतने सारे बीमारों से मैं मिलता हूँ। सभी बीमार चाहे वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, कोई ना कोई तरह का हाउस होल्ड मेडिसिन जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, चाहे वो सौंफ है, हल्दी है, सौंठ है, हल्दी है, धनिया है, या तुलसी है, या मुलेठी है, वासा है, अडूसा है, इन सब का स्वाद सब लेती है। लेकिन फॉरेन में तो इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। जिन यूके, यूएसए और स्पेन और फ्रांस और इटली की हम बात कर रहे हैं, वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं थी बेचारों के पास में। इसलिए क्या है कि वहाँ फर्टिलिटी ज़्यादा हुई, और इंडिया में इतनी पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है। अभी अनिल शुक्ला जी से बात हो रही थी कि एक बॉम्बे में पूरा राजस्थान से ज़्यादा लोग रहते हैं, और बॉम्बे का एरिया केवल जयपुर जितना है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सोचिए, और उसमें भी क्या है कि वो 50 लोगों के बीच में एक टॉयलेट शेयर करते हैं, एक कमरे में 10 लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारी जो फर्टिलिटी है वो क्या है कि कम है। उसका कारण आयुर्वेद है, और उसका कारण ये सब ट्रीटमेंट जो हाउस होल्ड में दादी नानी से चला आ रहा है वो है। और आयुष ने जो एडवाइजरी डेफिनेटली जो जारी की है उसका एक ब्रॉडर इम्पैक्ट हुआ है, और सब लोगों ने कहीं ना कहीं से व्यवस्था की है और इस तरह के बात वगैरह वो ले रहे हैं। और इसीलिए और हमारा फूड सिस्टम बहुत अच्छा है। हम कम से कम ताज़ा खाना चाहते हैं। मजदूर भी होगा तो वो सुबह शाम चाहे वो प्याज रोटी खाएगा, लेकिन रोटी ताज़ा खाएगा। ऐसा नहीं कि पिज़्ज़ा क्या है कि मैकडोनल्ड से लेकर के बर्गर लेकर के खा लेगा, वो नहीं करेगा। तो फूड सिस्टम हमारा अभी तक इतना बुरा नहीं है। तो ये सारे के सारे ट्रेंड्स इंडिया में पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, और ये सारे के सारे नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं। क्यों कि इंडिया डीएम की राजधानी है, मधुमेह की राजधानी है। तो बहुत सारी नेगेटिविटी इस बात के लिए है कि इतने सारे पेशेंट्स ऑलरेडी क्या है कि कहीं ना कहीं हाइपरग्लाइसेमिक है या हाइपोग्लाइसेमिक है, या कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत सारा ओज क्षय हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों का क्या होगा? बहुत सारे लोग दूसरे नंबर पर कार्डियक डिजीजेज हैं, उनसे तीसरे नंबर पर रेनल और हेपेटिक डिजीजेज है, चौथे नंबर पर हाइपरटेंशन है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें ट्यूबरक्लोसिस भी है, उसमें बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स भी हैं, श्वास कास के रोग भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें क्या है कि इन मॉर्बिडिटीज़ को हमें उन पेशेंट्स को बहुत केयरफुली देखना है। ये रसादी के वैगुण्य ने कहा चरक सूत्र 28 में कि ये वैगुण्य कैसे होता है कि ये विविधाशील द्वितीय अध्याय में बता दिया गया है कि जिस प्रकार से रस प्रदोषज रोग होंगे उसी प्रकार रस व स्रोतस का वैगुण्य होगा, वैगुण्य होगा। तो ये विविधाशील द्वितीय अध्याय में बता दिया गया है। इसी तरह से स्थानस्थ और मार्गक धातुओं की और स्थानस्था इतिहास है, जो मैंने आपको बताया था कि मैं रेफरेंस दूंगा, ये वो रेफरेंस है।
एक बात चरक के निदान स्थान 4 में प्रमेय चिकित्सा में बताइए बहुत अच्छे ढंग से। और कोविड में हमारे यहाँ ये एक बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि यदाहि निदान दोष दूषित, ये 3 जो है वो रोगों के बड़े कारण हैं, ये रोग के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। और तीनों का जब परस्पर सम्मेलन होता है तो रोग होते हैं, लेकिन ये जब नहीं मिलते हैं आपस में तो रोग अबली होते हैं, बली नहीं होते हैं, या सर्वविकार नहीं होते हैं, या फिर बहुत देर से होते हैं, या थोड़े बहुत होकर के रह जाते हैं, है ना। और यदि ये सब मिल जाते हैं तो रोग जो है वो बलवान होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, सर्वलक्षण होते हैं, है ना। तो ये जो स्थिति है इसके लिए 3 चीजें समझने लायक है कि निदान, दोष और दूषित, ये ब्लू लाइन्स है। और इन सब के सेंटर में है अग्नि और आप। और इन सब को रेगुलेट करने वाला, इस अग्नि को रेगुलेट करने वाले 3 हैं प्राण, समान और अपान। असितम, कारितम, पीतम, लीडम चात्र विपज्यते, है ना। तो ये प्राणापान समोयुक्ता पचाम्यन्यम चतुर्विधम, प्राण और अपान का साम्य रहना चाहिए, तब ये अन्न के पचन की प्रक्रिया जो है वो सामान्य रूप से होती रहेगी। तो निदान, दोष, दूष्य का परस्पर जो अनुबंध है वो नहीं होगा। और ये अग्नि ही विकृत है, प्राण, समान, अपान का मॉनिटरिंग अग्नि पुअर है, तो ये तीनों जो है वो आपस में मिल जाएंगे और मिल करके अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करेंगे। ये बलवृद्धि कर भाव है जो हमें समझना चाहिए। लेकिन अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि क्षय वैगुण्य का क्या ट्रीटमेंट करें। देखिए, मनोज जी ने बिल्कुल सही इंडिकेशन दिया था, त्रिगुणा जी ने भी बताया कि हमारे यहाँ रसायन अध्याय में इसके कारण बताए हैं, तो रसायन ही इसकी चिकित्सा है कि लाभोपायो सस्ता नाम रसादी नाम रसायन। यदि आपको स्रोतस रस का अयन, रस का परिणमन और रसों का मोक्षण और रस का परिणाम आपद्यमानता और अभिवानता रखनी है, तो आपको उन स्रोतस को करेक्ट करने के लिए, करेक्शन के लिए रसायन का प्रयोग करना चाहिए। तो रसायन का मतलब कोटि प्रावेशिक और वातात्मक ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो हर एक औषध युक्ति पूर्वक यदि उसका सेवन किया जाए तो वो रसायन हो सकती है। और ये हमारे यहाँ च्यवनप्राश और अमक्वात और इन की बात कर रहे हैं, वो क्या है कि व्याधि विशेष के लिए रसायन है। कुछ जो है वो ब्रॉडर सेंस में है, कुछ जो है वो सीमित अर्थ में है, लेकिन रसायन का प्रयोग ही इसका एक चिकित्सा है। लेकिन रसायन का प्रयोग का अभिप्राय क्या है, रसायन का प्रयोग का प्रारंभ कैसे करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। रसायन का प्रयोग हम कल चुटकी में नहीं शुरू कर सकते, उसको संशोधन की आवश्यकता है। संशुद्ध शरीराणाम, जो संशुद्ध शरीर हैं उनमें रसायन काम करेगा। और संशोधन चाहे हरित की गुड़ हरित की सही करो, शुद्धि हरित की सही करो, लेकिन संशोधन करो। संशोधन के बाद में रसायन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अग्नि, दोष, धातु, मन, बुद्धि और इंद्रिय, इन सब का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो रिवाइव हो। अयन, मोक्षण और परिणमन जो है उसका रिवाइवल हो। नित्य शोधन आवश्यक रूप से, जब रसायन के लिए शोधन करते हैं तो नित्य शोधन तो आवश्यक है ही है। ये पब्लिक को एजुकेट करने की जरूरत है कि नित्य शोधन और ऋतुकाल संशोधन भी। हेमंतिकम दोषायम बसंते प्रवाहयन ग्रीष्मकम प्रकाले घनाते वार्षिक मासु सम्यक। तो ये ऋतुकाल संशोधन बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। एक बड़ा हॉस्पिटल, इसमें आप इंश्योरेंस करवाते हैं और 5-5 लाख रुपए कोरोना पर देते हैं। इसकी वजह क्या है कि एक बार ऋतुकाल में भवन विरेचन करवा लें तो ये सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। लाइफस्टाइल करेक्शन की तो सारी दुनिया ही बात करने लगी है। इसके अलावा आचार रसायन जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अब आना पड़ेगा। अब लॉकडाउन में हम बहुत सारा आचार रसायन सीख गए। और वाजीकरण भी उतना ही आवश्यक है
केवल रसायन से भी काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें वाजीकरण की भी आवश्यकता होगी। क्यों कि वाजीकरण जो है उस ओज को बनाने वाला है जो सभी तंत्र का, सारे तंत्र का, इस सारे व्याधि क्षमत्व का नियंत्रक है। इसलिए वाजीकरण की भी आवश्यकता है। ये इतनी सारे संप्राप्तियाँ होती हैं, केवल एक तरीके से नहीं होती हैं। ये 6 स्टेजेस हमारी जो बताई गई हैं। अब मैं एक जस्ट स्लाइड दिखा करके आपको ये हमारे यहाँ सत्क्रिया का हर एक स्टेज पर ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ। देखिए आप, ये द्वारकानाथ जी ने सुश्रुत से कंसीव किया और सुश्रुत को मैंने थोड़ा और द्वारकानाथ जी की स्लाइड 1958-60 में बनी थी, उसको मैंने थोड़ा और करेक्ट कर दिया है। लेकिन हर एक स्टेज पर ट्रीटमेंट है। संचय प्रकोप की अवस्था में ट्रीटमेंट है, प्रसर की अवस्था में ट्रीटमेंट है, और स्थान संचय की अवस्था में, व्यक्ति की अवस्था में और भेद की अवस्था में हर एक स्टेज पर ट्रीटमेंट है। और हर एक स्टेज पर लक्षण है, और हर एक स्टेज पर ट्रीटमेंट का वो फाइनल, और हर एक स्टेज पर उनकी साइट्स और एसोसिएट्स हैं। तो इसलिए क्या है कि कोरोना अनडायग्नोज कैसे रह जाता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। जिस शास्त्र को संचय काल में मंदोस्वता नापने का जिसके पास में मेजरमेंट है, आलस्य नापने का जिसके पास मेजरमेंट है, वो कैसे अछूता रह जाएगा, कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक कैसे हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि एक बार फिर से सत्क्रिया काल पर ध्यान देना चाहिए और इसको भी समझना चाहिए। और किसी रोग का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप सब लोगों ने बहुत शांति से सुना होगा इसको, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मेरे गुरुओं ने जो कुछ भी बताया है, जो कुछ मैंने ग्रहण किया है, उसका कुछ अंश आप तक पहुँचा होगा, तो मैं धन्य होऊंगा।